हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल हेल्दी एंड हैप्पी। जो आज मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ वो बहुत लोग ने मुझसे कहा था कि इस पे आप वीडियो एक बनाइए और मुझे बताइए कि इस बीमारी में क्या होता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है। तो पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरे वीडियो और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया और सब्सक्राइब किया और लाइक किया और कमेंट्स करते हैं और मुझे एडवाइस भी देते हैं कि किस किस पे टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए। तो थैंक यू ऑल, और आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा और ज़रूर इसको आप लाइक करिए और शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी का मतलब होता है कि एक तरफ का चेहरे की जो मसल्स हैं उसका काम नहीं करना, क्योंकि वहाँ की जो नस होती है जिसको फेशियल नर्व कहते हैं वो डैमेज हो जाती है। तो इसको बेल्स पैल्सी क्यों कहते हैं? वैसे तो फेशियल नर्व पैल्सी बहुत कॉमन है और बहुत कारणों से होती है, मगर जब कोई कारण नहीं मिलता है तो फिर उसको इडियोपैथिक फेशियल पैल्सी कहा जाता है, जिसको बेल्स पैल्सी के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। अब बेल्स पैल्सी में क्या होता है कि एक तरफ की जो हमारी नस होती है जो कि फेशियल नर्व होती है, जो कि सप्लाई करती है चेहरे की मसल्स को, तो वो डैमेज हो जाती है। या तो वो टेम्पररी डैमेज होती है या वो परमानेंट डैमेज हो जाती है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके कारण में आता है कि जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ किसी को, चिकन पॉक्स या हर्पीज जोस्टर वायरस, तो इससे भी हो जाता है। या फिर अगर कोई हेड इंजरी हुई है या ट्रॉमा का केस हुआ है जिसकी वजह से आपके राइट या लेफ्ट ईयर की तरफ अगर कोई चोट लग रही है तो उससे भी ये इंजरी हो सकती है। और कभी कभी डायबिटीज में भी हो जाता है, थायराइड की कमी की वजह से भी हो जाता है, कॉमन है। और तो अब इसमें होता क्या है कि जो नस अफेक्ट होती है वो उसको कहते हैं फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व होती है। इट मीन्स ये हुआ कि ये दिमाग से निकलती है और ये थ्रू ईयर के पीछे, ईयर के अंदर से जाते हुए दिमाग से निकलती है, ईयर के अंदर से जाती है और फिर ये चेहरे पे अपनी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो फेशियल मसल्स हो गई, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये सब, और यहाँ भी, तो ये सब मसल्स जो हैं ये सब यही नर्व सप्लाई करती है। इस तरफ की यहाँ से आती है नर्व्स और ऐसे सप्लाई करती है, इस तरफ की यहाँ से आती है और ऐसे सप्लाई करती है। तो जब ये नस अफेक्ट होती है तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये है रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड, तो ये नहीं होता है पेशेंट का, एक तरफ का ये चला जाता है, एक ही तरफ का होता है, एक तरफ का नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, साइन की जो आंखें होती हैं वो बंद नहीं होती हैं। तो अगर हम आंख बंद करते हैं तो उसकी अगर फेशियल पैल्सी होगी तो एक तरफ की आंख जो है, आई जो है वो ओपन रह जाती है। थर्ड क्या सिम्टम मिलता है इसमें कि ये जो नेजोलेबियल फोल्ड होता है, ये जो चीज होती है ये यहाँ की पैरालाइज हो जाती है, तो ये चीज दिखती नहीं है। फोर्थ क्या होता है कि जो, अगर हम दिखाएंगे कि आप अपने टीथ शो करिए जैसे ऐसे, तो वो जो मूवमेंट होता है वो एक ही तरफ का होता है, दूसरी तरफ का होता ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं डेविएशन ऑफ द माउथ टू द अपोजिट साइड। मतलब अपोजिट साइड तो नॉर्मल ही है, बट क्योंकि ये जो अफेक्टेड साइड है उसके मसल्स काम नहीं करते हैं, तो इसलिए जो माउथ जो है वो डेविएट लगता है कि उधर की तरफ जा रहा है। फिर फिफ्थ सिम्टम क्या होता है, फिर ये होता है कि जैसे कोई भी चीज खाते हैं, चबाते हैं या फिर स्वॉलो करते, एक कॉर्नर ऑफ द माउथ से निकलने लगता है, वो अंदर ठीक से वो च्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बक्कल म्यूकोजा की जो मसल्स होती हैं वो भी अफेक्ट हो जाती हैं। और ये चीज होती है, ये चीज भी ये लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसको नेक मसल जो प्लेटिज्मा होती है वो भी अफेक्ट हो जाती है। अब ये तो रहे सिम्टम्स की ये सब होता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं कि अब जैसे आंख है, अगर आंख बंद नहीं होगी तो अगर मार्केट में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो जो पॉल्यूशन है, तो वो डस्ट जब आती है आंख में तो हमारी आईलिड रिफ्लेक्सली बंद हो जाती है और आंख को प्रिवेंट करती है डैमेज होने से। मगर अगर ये कंटिन्यूसली होता जाएगा और अगर आंख बंद नहीं होगी तो कॉर्निया अफेक्ट हो सकती है, आई डैमेज हो सकती है। तो एक तो ये कॉम्प्लिकेशन इसका हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि अगर ये टेम्पररी वीकनेस है फेशियल नर्व की तो मोस्टली ये तो ये ठीक हो जाती है, मगर अगर कभी कभी ये पाया गया है कि जब ये ठीक होती है तो इसके ब्रांचेस किसी और फंक्शन को कर लेते हैं,
इंक्लूड, जैसे कभी कभी देखा गया है कि अगर पेशेंट खाना खा रहा है तो उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं, या हंस रहा है तो उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर उसने नर्व सप्लाई किसी और मसल्स को उसकी ब्रांच ने सप्लाई कर दी है तब। Bell's palsy is mostly temporary, but the thing is that you have to get treated by a doctor as soon as possible, because जैसे जैसे जल्दी दवाई शुरू होगी तो जो वीकनेस, फेशियल वीकनेस जो है, जो अभी टेम्पररी स्टेज में है, वो ठीक हो सकती है। और जहां आप ज़्यादा देर लगाएंगे और मेडिसिन नहीं शुरू करवाएंगे तो फिर ये परमानेंट की तरफ जा सकती है और फिर ये ठीक नहीं होती है, और लोगों का फिर फेस वैसा ही हो जाता है कि एक तरफ लगता है कि मुंह टेढ़ा हो रहा है, एक तरफ आंख नहीं बंद होती है, फिर धीरे धीरे आई भी डैमेज होने लग जाती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। इसमें जनरली स्टेरॉइड्स ही देते हैं। फिजिकल थेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। अब इसमें जब तक वो इम्प्रूव नहीं हो रही है तब तक मसल्स की एट्रोफी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नर्व्स के द्वारा ही मसल्स का न्यूट्रिशन पहुंचता है। अगर नर्व्स नहीं डैमेज और नर्व्स नहीं काम करेंगी तो मसल्स पे न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिलेगा और वो फिर धीरे धीरे घटने लगेंगी उनका वॉल्यूम। तो ये नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए 6 मंथ्स में फेशियल नर्व तो आ गई, वापस काम करना चालू कर दिया, मगर फिर मसल्स तो है ही नहीं, मसल्स तो बची नहीं, तो वो करेगी किस पे काम। तो इसलिए फेशियल मसाज बहुत ज़रूरी है, जिससे एक तो मसल्स का वॉल्यूम बना रहे, और दूसरा इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो रेगुलर स्टिमुलेशन होता है उसकी वजह से भी इनपुट्स ब्रेन में जाते हैं और उसकी वजह से भी इम्प्रूवमेंट नर्व में होता है। इसको कहते हैं फीडबैक इम्प्रूवमेंट, कि आप यहाँ से कर रहे हैं तो उसको फीडबैक इम्प्रूवमेंट होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, और काफ़ी देखा गया है और काफ़ी पेशेंट्स में ये इम्प्रूव होके आए हैं। थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो भी आपके आसपास के लोग इससे ग्रसित हों, तड़प रहे हों इस चीज़ से, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो दिखाइए, उनको शेयर करिए, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए और वो अपने नज़दीकी डॉक्टर या कोई न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाएं और ट्रीटमेंट लें और अच्छे हो जाएं।